साथ जुड़े हुए प्रेमकांत तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीएन झा नेता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीएन झा साहब। बीएन झा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी 7 दिन की मियाद और बढ़ा दी गई है, समय सीमा बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रशासन में अब भी कुछ कमी रह गई है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने अवैध प्रवासी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, विदेशी नागरिक हैं, वो चिन्हित हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे और वो सारे के सारे डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे और उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें फिर अपने अपने देश भेज दिया जाएगा? बद्ध है, देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र भला जिसमें होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार और हमारी योगी सरकार वही करेगी जो राष्ट्र हित में होगी। राष्ट्र हित में है ये कि जो भी विदेशी आके, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या ये अवैध है, क्या कोई भी आके हमारे देश में बस जाए, कहीं नहीं पनाह मिले तो हमारे देश में आके बस जाए, ये गलत है। उसी पे रोक लगाने के लिए सर लाया गया है और सर के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन रोहिंग्या, कौन बांग्लादेशी, कौन पाकिस्तानी या कहीं का भी हमारे देश में पनाह लेके बैठा हुआ है और फिर यहाँ के सब कुछ व्यवस्था को यूज कर रहा है और यहीं पे आके गलत काम कर रहा है। उस चीज का आइडेंटिफाई किया जा रहा है और ये जो डिटेंशन सेंटर बना है, डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है ताकि जांच पड़ताल करे, कोई किसी के साथ गलत भी ना हो। ये भी हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई ऐसा ना हो कि अपने देश के लोग ही किसी कारणवश, किसी डॉक्यूमेंट के वजह से उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन ना हुआ हो और उनको डिटेंशन सेंटर में डिटेन किया जाएगा और जब पाया गया कि ये विदेशी है तो उसको फिर वही जिस देश से आया उस देश में पुनः भेजा जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और ऐसा करके रहेगी। जगदीश सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत सारे बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, एसआईआर पर सवाल भी उठाया जा रहा है। जगदीश जी, आप मानते हैं जो प्रक्रिया चल रही है वो सही प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। ये जो है ये केवल और केवल जो है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के समर्थकों को परेशान करने की कोशिश है। इनका कहना है कि ये जितने रोहिंग्या इनके समर्थक हैं। ये रोहिंग्या आपने साबित कब किया कि ये रोहिंग्या है? कौन कहता है रोहिंग्या? उनके पास जब कागज है, सारे पेपर्स है, सब कुछ है, तो कैसे आप कह सकते? बनवाया ना? नहीं, कागज आपने बनवाया, कागज तो आप लोगों ने बनवाया ना। कागज तो जब आपकी केंद्र सरकार थी आपने मान्यता दे दिया कि कोई भी निगम पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अगर लिख के दे दे तो उसका आधार कार्ड बन जाएगा और आधार कार्ड के बेस पे फिर वोटर आईडी कार्ड यही साबित कर दो कि कागज हमने बनवाए हैं, वोट बैंक बनवा लिया आपने। यही साबित कर दो ना। उस चीज पे जांच हो रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर जांच हो रही है तो आपके अखिलेश जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये लाल टोपी वाले को दर्द क्यों हो रहा है? जगदीश जी, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। झा साहब एक मिनट। जगदीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस देश में अगर कोई विदेशी नागरिक है, इस देश में अगर कोई घुसपैठिया है, इस देश में अगर कोई रोहिंग्या है, तो क्या उसे चिन्हित होना चाहिए? क्या उसे उस देश से बाहर जाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर रोहिंग्या है, ये साबित होता है तो देश का नागरिक ही रहने का। लेकिन समस्या इस बात की है ना मान्यवर, कि यहाँ देश का नागरिक को ही रोहिंग्या साबित किया जा रहा। अच्छा, यहाँ समस्या इस बात की है, अगर देश का नागरिक है उसको ले जाकर के ये जबरदस्ती उसको रोहिंग्या साबित करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि वह इनके वोटर नहीं है। अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2024 में हारे हैं 256 विधानसभाओं में, तो इनका जो है मनोज जी, इनका केवल ये इसीलिए ये तड़फड़ाए हुए किस तरह से हम उन विधानसभाओं में जीत करके पुनः अपनी सरकार। जगदीश जी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो क्या आप बीएन झा साहब को विदेशी नागरिक बताकर इस देश से बाहर कर सकते हैं? इनको बिल्कुल नहीं बाहर कर सकते हैं बीएन झा को।
नहीं नहीं, मैं क्यों बाहर आपकी कर बात कर रहा हूं। अगर नहीं, आपकी सरकार आ गई तो क्या आपकी सरकार आने के बाद बीएन झा साहब को विदेशी नागरिक घोषित करके बाहर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते ना। तो यही ऐसा तो ही तो भारतीय है, जनता पार्टी अगर की किसी सरकार के कर पास रही भी है। वैध मैं ये दस्तावेज कह- हैं, अरे जगदीश जी, किसी के पास वैध दस्तावेज हैं जो एसआईआर में दस्तावेज मांगे गए हैं, अगर वो आपके पास हैं तो दिखा दीजिए, आराम से रहिए, मस्ती से सोइए। लेकिन नहीं है तो फिर दिक्कत तो होगी। ये वैध दस्तावेज वालों को ही परेशान कर रहे हैं। अच्छा। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यही कमाल है। कमाल करते, कमाल कमाल आप क्यों कमाल बोल की रहे हैं बात बीच करते में? हम अपनी बात रख रहे हैं तो आप क्यों बीच में बोलते हैं? आपको अच्छा, कुछ झा वो साहब है अपनी क्या? बात जगदीश जी को एक बार पूरी कर लेने दीजिए। जगदीश जी, मुझे अपनी बात करने दीजिए, आप अपने टाइम में अपना बोलिए, मुझे क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक काम है कि दूसरे के अधिकारों का हनन करना। यही इसीलिए मनोज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एसआईआर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई है। एसआईआर के नाम पे समाजवादी जो समर्थक हैं, पिछड़े और दलितों, अल्पसंख्यकों के ये वोट काटना चाहते हैं, उनके डेमोक्रेटिक राइट जो संविधान द्वारा प्रदत्त है उनको छीनना चाहते हैं। इसीलिए, और इन्होंने देश में आज तक जो कह के ये आए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया है। केवल महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये कह के आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ये कह के आए थे हम किसानों की आय दुगुना करेंगे। आज किसान का हाल ये है कि खाद के लिए बेहाल है, लाठी खा रहा है, और धान उसका खरीदा नहीं जा रहा, पैदा हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत के बाद धान पैदा करता है। मैं स्वयं किसान हूं मनोज जी। आज किसान परेशान है। कितना जितने एमएसपी जड़ आपके फिर रिकॉर्ड आपके बताएंगे? बवासीर जैसे बीच में बोल देते हैं। आप किसी को धैर्य से सुनिए ना। आपकी सत्ता को चुनौती देती समाजवादी पार्टी, आपको रहने नहीं देंगे 27 तक, और आपके विचारधारा का आपका तब तक विरोध कर रहे हैं। हम गुंडों से नहीं डरते, हम गुंडों से डरते ही नहीं। जगदीश जी कह रहे, मुझे तो लगा जगदीश जी कह रहे कि इस देश में आपको नहीं रहने देंगे, हम भी एक एसआईआर कराएंगे। प्रेमकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेमकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, हमने बीजेपी की राय को जाना, हमने समाजवादी पार्टी की बात को सुना, अब न्यूट्रल रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेमकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमकांत जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई एसआईआर के जरिए जो वैध लोग हैं, जो सही लोग हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, वो इस देश में नहीं रह पा रहे हैं, दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं, या ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसका जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं, यह वाकई ये शुद्धिकरण है? हाँ, ये बात तो देखिए समझने वाली है कि आजकल बांग्लादेश के सरहद पर भीड़ क्यों लगी है भागने वालों की। पहला ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इतने लोग बांग्लादेश के बॉर्डर से वापस जाने के लिए आतुर हैं, भीड़ लगाए हुए हैं, वो क्यों? उनको ये डर ही तो हुआ कि सघन जो ये जांच चल रही है, वोटर लिस्ट को करेक्ट करने का एक ये प्रक्रिया चल गई है, जो अभियान चल रहा है, वो किस लिए? उसमें वो ठहर नहीं पाएंगे। और एक बात ये है, राशन कार्ड बनवा लेना, आधार कार्ड बनवा लेना, या वोटर लिस्ट में नाम लगवा लेना, ये अलग बात है। लेकिन एक जो तरीका ये निकाला गया कि आप अगर वोटर लिस्ट में हैं तो 2003 की वोटर लिस्ट में आप हैं कि नहीं, या आपके पिताजी या आपके पिताजी के पिताजी या मदर साइड में आपके मामा से नाना, ये लोग हैं कि नहीं हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। इसको केवल हम पक्ष और विपक्ष की राजनीति से नहीं ले जा सकते। दूसरी बात एक ये है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको संविधान में दर्जा दिया हुआ है। एसआईआर भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो हम उस प्रक्रिया का पालन करें। ठीक है, हमारा सत्ता पक्ष में है तो हम सत्ता की राजनीति करेंगे, हम अपने गुणगान करेंगे, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं, ये गुंजाइशें हैं। विपक्ष वाले हैं तो अच्छे भी काम को वो अच्छे काम के नजरिए से नहीं देखेंगे, एक ये बात। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बिहार में इतना बड़ा सब कुछ खड़ा किया गया तूफान एसआईआर को लेकर के, और बिहार में फिर वही सुप्रीम कोर्ट वहां की तारीफ कर रहा है।
तो ये क्या वजह बनी भाई, बनी कि सुप्रीम कोर्ट अगर बिहार के प्रोसेस की और एसआईआर की तारीफ कर रहा है तो थोड़ा सा और भी हमें तर्कसंगत होने की आवश्यकता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। ये तमाम सारी बातों के बीच बीएन झा साहब, अब मैं एक बात और जी। पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में मैं ऐसे जी। कई इलाकों को जानता हूं जहां आपको एसआईआर कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। घोषित तौर पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं। ये तो बात हो गई देश की राजधानी दिल्ली की, और आज तक वो जा नहीं पाए। भले ही आम आदमी पार्टी के समय पर यह मुद्दा बनाने की कोशिश की गई हो, चुनाव में ये चर्चा करने की कोशिश की हो, आज भी वहीं रह रहे हैं और बड़े आराम से रह रहे हैं। ये तो बात हो गई देश की राजधानी दिल्ली की। देश के तमाम राज्यों में चिन्हित जागीरपुरी। बस्तियां हैं, चिन्हित बस्तियां हैं, चिन्हित झुग्गी झोपड़ियां हैं, चिन्हित मलिन बस्तियां हैं, जहां पर सबको पता है कि बांग्लादेशी रह रहे हैं। बावजूद इसके ये जो बार बार इस बात का जिक्र होता है, क्या वाकई रोहिंग्या या बांग्लादेशी या दूसरे नागरिक इस देश से जा पाएंगे, या एक सियासी प्रक्रिया है ये, जिसका सवाल बार बार उठाते हैं जगदीश सिंह। देखिए, सियासी प्रक्रिया अगर रहता तो इससे हमको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। ये देश प्रेम की प्रक्रिया है, ये राष्ट्रभक्ति की प्रक्रिया है। कोई कुछ कह ले, आपने बहुत अच्छा कहा, मैं शब्दों में कह देता हूं, जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी, आप भी वही कहना चाहते थे, आपकी दिल की बात मैंने बता दिया। डेफिनेटली वहां भी पहुंचेंगे, और सरकार की पैनी नजर हर ऐसे नागरिक पे है जो विदेश से आया है, घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठ करके आके हमारे देश में पनाह लिया हुआ है, हमारे देश की खाता है, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ाता है, और हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। उन सब पे निगाह है, और हर जगह सर का जाएगा सिस्टम, और देखिएगा एक एक करके निकाला जाएगा और उसको उनके देश में पहुंचाया जाएगा। डिटेंशन सेंटर यूपी में बना क्यों? इसीलिए तो बना। पेट में दर्द क्यों हो रहा है इन लोगों को कि अब तो सब कुछ यहां से जो वोटर बनाया था, जो फर्जी वोटर करते थे, जो ये लोग एमवाई का गेम खेलते थे, वो बिहार में नहीं चला एमवाई का गेम, अब यूपी में भी नहीं चलेगा। दिल्ली में लोगों ने दिखाई दिया कि दिल्ली की क्या स्थिति, आप कितने भी बांट ले, कितने केजरीवाल कर लिया, दिल्ली में दिखा दिया। और देखिएगा धीरे 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 प्रक्रिया के तहत हम लोग पूरे देश में ये प्रक्रिया चलेगा। और मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था है, वो कर रहे हैं, तो उसमें इन लोगों की इंटरफेरेंस क्यों होती है? हम तो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, ये लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? इंटरफेरेंस कर भी रहे तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों ये हरा टोपी और लाल टोपी वाले को पेट में दर्द होगा? कुछ तो होना होगा ना। जगदीश जी मेरे साथ मौजूद है। जगदीश जी, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मैं मेरठ की बात कर लेता हूं। मेरठ में जो चिन्हित किए गए हैं, अब तक 52 ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं। 52 इलाकों के 16 परिवारों को चिन्हित किया गया, और उसमें 6,500 लोग हैं। 6,500 लोगों में से 3200 की आईडी लेने के बाद तमाम राज्यों में भेजी गई है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। ये एक मेरठ जिले की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, बागपत या फिर बनारस, इलाहाबाद, तमाम जिलों में इस तरह की चर्चा चल रही है। अगर वाकई यही संख्या निकल कर आई जो कि संदिग्ध माने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये संख्या तो पूरे देश में करोड़ों में पहुंच जाएगी। करोड़ों लोगों को बाहर निकालने वाली है बीजेपी की सरकार। ये कुछ नहीं कर पाएंगे मनोज। अच्छा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। आप देखिएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, और न किसी को निकाल पाएंगे, न किसी को डिटेंशन सेंटर में रख पाएंगे। और यही जो जिन लोगों को निकालने का ये सपना देख रहे हैं, यही इन भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। हाँ, चूंकि आप लोग को फर्जी वोट करवाने की तो आदत है ना मनोज जी। जी, मैं जो बता रहा हूं, ये डिटेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेजो, क्योंकि भारतीय मतलब आप जनता पार्टी डिटेंशन सेंटर में बीजेपी की सरकार को भेजने वाले हैं 27 में। बिल्कुल 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 तय है। देखिए मनोज जी, पूरे देश में समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डेंट दिया, तगड़ा डेंट दिया है। ये कहते थे अब की बार 80 के 80, तो यहाँ 33 रह गए, 256 विधानसभाओं में हार गए। और जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों के लोगों को हनन करने के लिए उनके आरक्षण, उनके रियायती, इस तरह का काम ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बना के लोगों को परेशान कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से किसान, नौजवान,
व्यापारी सारा कुछ परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। निश्चित रूप से आप समझिए कि उसी से ये 2024 में हारे हैं और 2024 के बाद 2027 का पृष्ठभूमि तैयार है पूरे देश में। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव है ना? देश अरे के यार, प्रधानमंत्री आपको अखिलेश बवासीर यादव है है, क्या? जीत आप गए। जरा दूसरे की बात सुनने की कोशिश करिए जाता। देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव है, मुझे लगता है। नहीं, वो आपको समझ में, आप इतने नासमझ गैर पढ़े लिखे हैं कि आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, तो आप डिबेट में बैठने के अधिकारी नहीं है। देश के बांग्लादेश की मैं देश में बांग्लादेश मत की करिए। बांग्लादेश के तैयार हो जाइए, 2027 जीत गए, हार गए। अरे हमारी सरकार है, आप देखते हैं 2 साल होने वाली है सरकार की, कैसी बातें करते हैं आप लोग? मोदी जी को समाप्त करने की विदाई आपके करने की पूरा का पूरा जैसे तैयार अखिलेश यादव है मंदबुद्धि, उसके कार्यकर्ता भी इसी तरह है। आप जैसे मंदबुद्धि यहाँ बैठ जाते हैं जिनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, तो क्यों बैठते भाई? मैं कहूंगा मनोज जी से, आप प्रधानमंत्री का नाम माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का नाम सिर्फ भारत में पूरे विश्व में प्रचलित है भाई साहब। अपने मुंह मियां उसी से मिट्ठू तो आप मत लोग बनिए। परेशान हैं। ऐसा है, ये मक्खनबाजी और चमचागिरी मत करिए। ये तो आप लोगों ने देख लिया, उसी से तो परेशान है, उसी से परेशान है आप लोग, परेशान है। ये जो हवा तभी हो रहा है उसी से हो रहा है। ठीक है, आप जो बोलना है बोलिए। एक बात बताइए मुझे, जगदीश जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, कुछ किया नहीं सरकार ने। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, अगर कुछ नहीं किया है तो लगातार फिर बीजेपी हर राज्य में चुनाव जीत रही है, तीसरी बार सरकार में आ चुकी है, केंद्र में आ चुकी है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? अगर कुछ नहीं किया है तो ये संभव हो कैसे पा रहा है? वही चीज बता रहा हूं मनोज जी कि अब ये बहुत अहंकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है हाशिए में बैसाखी पे खड़ा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के कारण ही भारतीय जनता पार्टी, यार मत बोलो प्लीज, आप अपनी बारी में बोलो, थोड़ा सा वो जो है मर्यादा सीखिए डिबेट की। समझ रहे हैं ना मनोज जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश ने जो डेंट दिया, इसे बैसाखी पे खड़ी है। आगे आने जो किसानों की आय दुगुना कर रहे थे, उनको खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, उनका एमएसपी का धान का दाम नहीं मिल रहा। एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए जगदीश जी, कि बहुत कम सीटों की जरूरत है एनडीए को, बैसाखी पे खड़ी है, और 10 साल की यूपीए की सरकार कितनी बैसाखियों पर खड़ी थी? 10 साल रही ना यूपीए की सरकार? 10 साल रही तो यूपीए की सरकार, और उसने जो काम किया है ये कभी सोच नहीं सकते। इन तो क्या काम किया? और केवल भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के अलावा इस सरकार के पास कुछ है नहीं, देश चलाने का मादा नहीं है। मोदी जी जैसे अहंकारी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री, अच्छा ये बता दीजिए क्या किया, उसके बाद फिर ये बता देंगे। उत्तर प्रदेश भाई झा साहब और झा साहब की पार्टी, झा साहब के नेता ये कहते हैं आपने सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं किया। ऐसा है। अरे इनको तो गौरव करना चाहिए कि इनके राज्य में श्री राम राज्य जो 500 ये पूछ हमसे रहे, जरा मंदिर बनाया गया, इन सबको तो शर्म आना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को कि यूपी में इतना भव्य कर दिया, इतना भव्य कर दिया कि इन्होंने सपनों में जिनको इन्होंने मारा था, जो कार सेवक को इन्होंने मारा था, उस कार सेवक का बलिदान से आज यूपी में राम मंदिर है। हम गौरव करते हैं, जय श्री राम करते हैं, और इन सबको भी करना चाहिए। अयोध्या में हरा दिया, वही राम जी ने तुमको श्राप दिया, तुम्हारी बेईमानी का श्राप दिया है कि आज अयोध्या में आप हार गए। अभी विधानसभा में पता चल गया ना, अभी विधानसभा के चुनाव में पता चला ना, चित्रकूट और अयोध्या में हार गए। कोई बात नहीं, 2029 में सपना देखा जगदीश जी। ऐसा है मनोज जी, इनसे और पूछ लो जो कुछ है, और बक लो जो जितना बकना है आपको। जो बिना तथ्य के आप बोलते हो जा साहब, पता नहीं आपको पार्टी का प्रवक्ता किसने बना दिया है कि आपको डिबेट की मर्यादा नहीं मालूम। अब एक्चुअली आप लोग परेशान हैं तो इस तरह के वक्तव्य कर सकते हैं, मुझे पता है। मनोज जी इनसे और कुछ पूछ लीजिए, ये अपना अनर्गल प्रलाप कर लें। अरे 29 में आपको उत्तर प्रदेश की जनता ठिकाने से बैठाल देगी। जो 1984 में जो 2 थे आप ना, 2 पे पहुंच जाओगे, वही हसरोना है आपका। 29 में फिर 2014 दोहराएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, चिंता ना करें।
प्रेमकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेमकांत जी, झा साहब की अपनी बातें हैं, जगदीश जी की अपनी बातें हैं, लेकिन इन बातों के इर्द गिर्द जो माहौल इस देश में बन रहा है, वो आपको लगता है, जिसका आरोप जगदीश जी लगा रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम और इसी के इर्द गिर्द राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता की चाशनी के साथ साथ सत्ता को फायदा होना, क्या ये वाकई ऐसा है, या ये वो तमाम प्रक्रिया हैं जो होनी थी और सत्ता के कारण या वोट बैंक के कारण नहीं हो पाई, जिन्हें अब किया जा रहा है? कुल मिलाकर के मनोज जी, मैं तो ये महसूस करता हूँ, देखिए पक्ष और विपक्ष के लोग ये तो आपस के अपने आरोप प्रत्यारोप में अपने को फंसाए, वो अलग बात है। मैं तो एक बात ये कहूंगा कि जो काम हो रहा है, देखिए ये तो काम पहले भी होता रहा है। एसआईआर जैसी चीजें तो पहले भी होती रही, और अगर डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, इसी मुद्दे पे तो बहस है आज की, तो डिटेंशन सेंटर अगर उन लोगों को बिल्कुल बुरे हाल में नहीं रखना है और डिपोर्ट करने के पहले डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, तो ये देखना है कि कितने लोग उन डिटेंशन सेंटर्स, कितनी संख्या में लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, एक बात है। जी। दूसरी ये है, अगर भाई ऐसे रखे गए हैं डिटेंशन सेंटर जहां पर कम से कम उनको खाने पीने की सुविधा दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य की सुविधा देखी जाएगी, ये सब सारी चीजें हैं, सम्मान पूर्वक उनको उनके देश भेज दिया जाएगा, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। एक बात ये है, एसआईआर जो भी होती है उसमें सीधी सी बात एक ये है कि कोई अवैध व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए, जुड़ न जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति छूट न जाए जो सही है मतदाता के रूप में। एसआईआर से क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती प्रॉब्लम? और एक बात हम अब फिर दोबारा कह रहे हैं कि इस एसआईआर को, सघन पुनरीक्षण को आप जब सुप्रीम कोर्ट तक में ले गए, सुप्रीम कोर्ट तक की निगरानी में ये बात रही है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप राजनीति के खूब बढ़िया शोशेबाजी कीजिए, पक्ष भी करे, सत्ता पक्ष भी करे, विपक्ष भी करे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप अपने करते रहिए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आप लोग एक दूसरे को तो जवाब दे सकते हैं, झा साहब जगदीश जी को जवाब दे सकते हैं, जगदीश जी झा साहब को जवाब दे सकते हैं, जी। लेकिन जनता हमसे और आपसे भी ज्यादा वो समझदार है। वो क्या परसेप्शन लेती है, आपका नैरेटिव उसके गले उतरता है कि नहीं उतरता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी बातें उसको समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब अपना अपना काम हम सब लोग करते रहे। प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत स्थिति में रहें, दोनों ही सशक्त अपनी बात कहें और दोनों की बात सुनी भी जाए ढंग से। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बीएन झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बीएन झा साहब, बात यहीं पर नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, एसआईआर पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, ये कहा गया कि वोट रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि चुनाव बाद भी उम्मीद ये की जा रही थी कि चुनाव के बाद हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग निकल कर आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वोट नहीं डालने गया, हमारा नाम था लेकिन काट दिया गया। लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि राजनीतिक पार्टियों में उतनी तेजी के साथ आवाज उठाई गई, लेकिन बिहार में ऐसी कोई लंबी लंबी कतारें या बूथ के बाहर बहुत कोई ऐसा हंगामा कि भाई वहां पर 200-200 400-400 आदमी खड़े हो कि हमारा नाम था, काट दिया गया, हमारा नाम नहीं है, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। जी बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। देखिए, मैं आपको यही बताता हूँ कि अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला, प्रेमकांत तिवारी जी, कि बॉर्डर पे जाके देखें भीड़ किस लिए है, किस लिए भीड़ है। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि हम देश में अवैध रूप से रह रहे थे और अवैध रूप से रहने वाले लोग गीदड़ की तरह भाग रहे हैं। मतलब
बिल्ली म्याऊं कहता है ना, वो कह के जा रहे हैं। और जिससे विचलित होकर ये हमारे विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी तो संट हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया ये सब स्टंटबाजी नहीं चलने वाले हैं। देश की जनता इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। देश की जनता विकास पे, जो चौमुखी विकास हो रहा है, जो यूपी में लोग रात में निकल नहीं सकते थे 6 बजे के बाद, आज पूरी रात नाइट आउट प्लान कर रहा है। चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, या लखनऊ हो, या नोएडा हो, या गाजियाबाद हो, कहीं भी जो जहां पे लोगों को सड़कों पे निकलने में डर लगता था, वहां बेखौफ होके घूमते हैं। लोगों को ये ऐसी सरकार चाहिए, और इसके लिए आपको हर कदम, जो हर तरफ से नजर रखना पड़ेगा। उसी में से एक है ये घुसपैठी। तो जब बॉर्डर पे भीड़ है, तो भीड़ तो जा रही है। उसको पता है कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में ये गलत काम नहीं हो सकता है। जो मौज लेना था अखिलेश सरकार में ले लिए, मायावती में ले लिए। अब ये मोदी जी, योगी जी हमको देश में विदेशी घुसपैठी के तौर पे टिकने नहीं देंगे, अतः वो अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। जगदीश जी, बिहार में ऐसी कोई आवाज नहीं आई, ऐसा कोई शोर सुनाई नहीं दिया, ऐसी कोई भीड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है, हजारों लोग खड़े हुए, लाखों लोग खड़े हुए। मैं आपको कारण बताए दे रहा हूं। यही कारण है मनोज जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चिल्ला रही हैं, एसआईआर हो रहा है। एसआईआर मनोज जी चुनाव आयोग का कार्य है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। लेकिन कौन घुसपैठिया है, कौन देशी है, कोई देश का नागरिक है, ये सब तय करने का काम है गृह मंत्रालय का। मैं कह रहा हूं कि इतना ये शिगुफा छोड़ रहे हैं डिटेंशन सेंटर, घुसपैठिया, इसी के डर से लोग जिन लोगों का सही नाम भी कटा है, जिन लोगों का बेईमानी से इन्होंने नाम काटा, वो बेचारे डरे हुए हैं कि कहीं मुझे उठा करके विदेश न भेज दे, तो इसलिए बेचारे कोई आ नहीं रहे हैं। तो ये इतना बड़ा माइंड गेम खेल रही है भारतीय जनता पार्टी कि ये किसी का वोट भी काट रहे हैं, उनको डरा भी रहे हैं कि अब मैं वोट काटा हूं, अगर आप आओगे तो आपको जो है, आपको हम विदेश भेज देंगे, आपको घुसपैठिया और रोहिंग्या और बांग्लादेशी साबित कर देंगे। ये माइंड गेम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये माइंड गेम है, ये पॉलिटिकल गेम है, ये माइंड गेम है, ये पॉलिटिकल माइंड गेम, ये अपना ये पॉलिटिकल गेम है, ये माइंड गेम है, वाकई ऐसा है। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा या मेरे पड़ोसी का नाम अगर मान लीजिए बेईमानी से, छल से काट दिया जाए, तो क्या मैं बांग्लादेश जा सकता हूं या बांग्लादेश की तरफ रुख करूंगा? ये बताइए आप। तिवारी जी आपका नहीं काटेंगे, नहीं, हमारा नहीं काटेगा, आपका भी नहीं काटेंगे, आपका भी नहीं काटेंगे। सुनिए, नहीं, ऐसा है ना कि चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सब समर्थक लोग नहीं कटेंगे उनका जो हमारे समर्थक लोग हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा जगदीश जी, हम मतलब बात यही, अगर कोई कह दिया वंदे मातरम भारत माता की जय, तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। आपसे मैं और सीधी बात कहता हूं, किसी मुसलमान का भी अगर नाम काटेंगे और देश में उस 3-4 पीढ़ियों से रह रहा, तो वो बांग्लादेश नहीं भागेगा। आपको मैं आश्वासन के साथ ये बात कहूंगा। वो दौड़ भाग करेगा, डीएम से मिलेगा, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से मिलेगा, वो कहीं भी जाएगा, वो बांग्लादेश नहीं भागेगा। केवल आप उसको नहीं, कोई भी काट करके और उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कोई बांग्लादेश नहीं भागेगा। नहीं तो उसको आप डरा क्यों रहे हो? मुसलमान वो डर भी नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भारतीय मुसलमान है वो नहीं डर रहा है। अच्छा जगदीश जी, एक चीज बताइए, बहुत हिम्मत और जज्बे के साथ एक चीज बताइए, अगर कोई भी मुसलमान है, अगर उसका नाम 2003 के पहले नहीं है, तो उसके पिता का नाम तो होगा, पिता का नाम होगा, उनके परिवार का नाम होगा, तो उसे डरने की क्या जरूरत है? वो जाए प्रशासन में, अपने दस्तावेज है ऑनलाइन अप्लाई कर दे, उसके पास तो तमाम सारे रास्ते हैं। कर ही रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाई हुई है कि मुसलमान भाइयों को डराइए, उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी साबित करिए और समाजवादी पार्टी के वोटरों का नाम काटिए। ये इनकी रणनीति है। वोटर सिर्फ मुसलमान है, ये जो आप मानते हैं कि आपका वोटर सिर्फ मुसलमान है। अच्छा, एक बात आप जरा चुप रहोगे, मान्यवर बीच में टोकते हो, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जरा भलमनसाहत का चोला ओढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसे हैं कि दूसरे के अधिकारों को बोलने ही नहीं दे रहे।
मनोज मुझे जी, पता है जी। आप परेशान हैं। मनोज जी जरा जरा धैर्य रखिए, दूसरों की सुनने की कोशिश करिए। हाँ। विपक्ष भी वो लोकतंत्र में पता है, आपके भाई विपक्ष लोग भी जा रहे हैं, लोकतंत्र तो आप में परेशान हो रहे हैं, मुझे आवश्यक पता है। आवश्यक जगह है विपक्ष की, तो जरा सुनने का मादा रखिए। मैं ये कह रहा था मनोज जी, ये जी। डिरेल कर देते, ये जो है क्या पूछा था, फिर से जरा दोहरा दीजिए। आपने हुआ? क्या पूछा था मुझसे? हैं? ये डिरेल कर दिए, जरा क्या पूछे थे आप, जरा दोहरा दीजिए। आपने क्या अच्छा, पूछा आप था? सवाल ही भूल गए। जी, ये भाई जी, जी। झा साहब बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप सवाल ही भूल जा रहे झा हैं। साहब- जगदीश झा जी साहब- सवाल ही भूल जा रहे हैं। अब आप झा बताइए, साहब- सवाल जब भूल जाएंगे तो अरे, वोटर लिस्ट कहाँ याद रहेगी उनको? इनके दिमाग में एक्चुअली घूम रहा है कि ये जो रोहिंग्या, ये घुसपैठी वोटर बनाए थे बड़ी मेहनत से, हाँ। अब तो वो विदा हो रहे हैं इस देश से, तो परेशान है बेचारा का। जगदीश जी कोई बात नहीं, अपने देशवासियों से प्यार कीजिए, वो भी अपना ही वोटर है, अपने देशवासी से प्यार कीजिए, वो अपना देश का आप पे कुर्बानी देंगे। ये रोहिंग्या से, जैन साहब, ये झा साहब जब बोल दोस्ती लीजिएगा मत कीजिए। बताइएगा। मैं आपको बताए दे रहा हूं झा साहब, ये आप जितना वोटर लिस्ट को क्लियर करना है कर लीजिए, इसके बावजूद भी आप हारेंगे। जैसे 24 में आ रहा है, जैसे आप हारे हैं उत्तर प्रदेश में, वही हाल 27 में होगा। जगदीश जी, जैसे बीएन झा साहब ने डिरेल कर दिया ना, आप भूल ही गए कि सवाल क्या पूछा था। ऐसे ये पूरे चुनाव की तैयारी डिरेल कर देंगे आपकी एसआईआर के जरिए। अरे बहुत बड़ा दल है, ऐसा है ना मनोज जी, हमारा तो, बहुत बड़ा दल, तो एकमात्र नेता। मनोज जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जरा झा साहब सुन लीजिए, बड़ी गंभीरता के साथ कहना हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के इतने बड़े नेता हैं, इतने महान नेता हैं कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती, उन्हीं के अगल बगल घूमती है और हरा नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। आप समझिए, अच्छा, वो है अखिलेश यादव। अच्छा। और अखिलेश यादव वो शख्सियत है जिन्होंने इस देश के पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को का मसीहा इस समय पीडीए के महानायक है। और अखिलेश यादव रोहिंग्या को घुसपैठियों इस को देश का, बढ़ावा सुनिए दिया। अब झा साहब सुनिए ना, इस देश का दलित पिछड़ा, उनके भारतीय जनता पार्टी कटोरा लेकर के भाग रही है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में मेरा एक क्वेश्चन है, विधानसभाओं में जगदीश जी मेरा एक क्वेश्चन है, आगे भी आप क्या मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव कोई किसी और यादव को नहीं, किसी एससी एसटी को नहीं, किसी अति पिछड़ा को नहीं, किसी भी पिछड़ा को नहीं क्यों नहीं बनाते अपना नेता? अब जवाब सुन लीजिए, अवधेश प्रसाद, अगर पिछड़ों से इतना प्यार करते तो आप क्यों नहीं बनाते? जी क्या है जो सामान्य सीट में आपको हरा के आए हैं? मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव छोड़ दीजिए ना। क्यों अखिलेश यादव? क्यों अखिलेश यादव? मेरा क्वेश्चन है, क्यों अखिलेश यादव? मेरा यादव है, क्यों अखिलेश यादव? अरे अयोध्या में श्री राम जी आपको आशीर्वाद देंगे, चिंता मत कीजिए। 2027 में, 2029 में राम जी बढ़िया से आशीर्वाद देंगे, चिंता ना कीजिए। आप लोग ये कास्टिज्म देश को जो बांटने की, देश को जाति पे बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, नहीं बटेगा देश, नहीं बटेगा, बटेगा तो कटेगा, देश नहीं बटेगा, देश नहीं बटेगा। अब क्या बटेगा और क्या कटेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर की तैयारी हो गई है। देखते हैं कि इस एसआईआर में कितने लोग आइडेंटिफाई होते हैं, कितने लोग पेपर दे पाते हैं, और कितने लोग विदेशी चिन्हित होते हैं, और कितने रोहिंग्या चिन्हित होते हैं, और उसके बाद कब वो बाहर निकलते हैं देश के, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे